नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह और आप देख रहे हैं मनी 9 का खास बुलेटिन मनी टाइम, जहां हम आपको बताएंगे आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी दिन भर की सभी बड़ी खबरें और उनका आप पर पड़ने वाले असर को। ये वो खबरें हैं जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला। बढ़ती महंगाई के बीच आप सबके लिए एक और बुरी खबर है। एसबीआई ने एमसीएलआर की दरें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी हुई दरें 15 अप्रैल से प्रभावी हो चुकी हैं। बैंक के इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर लोन लेने वाले ग्राहकों को पड़ेगा। एसबीआई के मुताबिक 1 दिन से 3 महीने तक की अवधि के लिए एमसीएलआर की दर 6.65% से बढ़ाकर 6.75% कर दी गई है। 6 माह के लिए इसे 6.95% से बढ़ाकर 7.05% कर दिया गया है। 1 साल के लिए एमसीएलआर 7.10% होगा। 2 और 3 साल के लिए एमसीएलआर को क्रमशः 7.30 और 7.40% कर दिया गया है। एमसीएलआर में बढ़ोतरी से होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन महंगे हो जाएंगे। साथ ही ईएमआई का बोझ भी बढ़ेगा। कोई भी बैंक एमसीएलआर दरों के आधार पर ही कर्ज देता है। इससे पहले पिछले हफ्ते बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एमसीएलआर में 0.05% की बढ़ोतरी की थी। महंगाई की आग और भड़क सकती है क्योंकि जीएसटी की दरों में बदलाव की हो रही है तैयारी। जी हाँ, माल एवं सेवा कर परिषद की अगले महीने होने वाली बैठक में 5% टैक्स स्लैब को खत्म करने पर विचार हो सकता है। इसके स्थान पर कुछ अधिक खपत वाले उत्पादों को 3% और बाकी को 8% के स्लैब में डाला जा सकता है। यानी जो उत्पाद 8% वाले स्लैब में आएंगे वो महंगे हो जाएंगे। ज़्यादातर राज्य राजस्व बढ़ाने पर एकमत हैं, जिससे उन्हें मुआवजे के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़े। फिलहाल जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के 4 टैक्स स्लैब हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए जीएसटी परिषद कुछ गैर खाद्य वस्तुओं को 3% स्लैब में लाकर कर छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची को भी छोटी कर सकती है। एक अनुमान के अनुसार 5% स्लैब में प्रत्येक 1% की वृद्धि से मोटे तौर पर सालाना 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर नौकरी करने वालों के लिए थोड़ी राहत भरी है। जी हाँ, ईपीएफओ कर सकता है वेतन सीमा में वृद्धि। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत वेतन की अनिवार्य सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जा सकता है। एक हाई लेवल कमेटी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। अगर ये प्रस्ताव लागू किया जाता है तो इससे 75 लाख अतिरिक्त वर्कर्स इस योजना के दायरे में आ जाएंगे और उन्हें ईपीएफओ की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। अभी अनिवार्य रूप से ईपीएफओ का सदस्य बनने के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपए है। आखिरी बार 2014 में इस सीमा को बढ़ाया गया था। ईपीएफओ कवरेज पर एडहॉक कमेटी ने ईपीएफ एक्ट के तहत वेतन सीमा बढ़ाने पर सहमति जताई है। अगर ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इसे लागू करता है तो महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। ऑटो कैब और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वालों को लगेगा जल्द झटका, क्योंकि बढ़ सकता है किराया। दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवर्स ईंधन और सीएनजी के महंगा होने के बीच किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। सीएनजी के दाम पिछले 1 साल में 60% बढ़ चुके हैं। ऑटो का किराया आखिरी बार 2019 में और टैक्सी का किराया 2013 में बढ़ाया गया था। ओला और उबर के किराए में भी 2015 के बाद से कोई संशोधन नहीं किया गया है, जबकि इन 7 सालों में सीएनजी और पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में संभव है कि जल्द ही ऑटो, टैक्सी और कैब के दाम बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। मुथूट फाइनेंस के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। मुथूट फाइनेंस के बोर्ड ने कंपनी के शेयर धारकों को 20 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बताया कि अंतरिम डिविडेंड उन सभी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा जिनका नाम 26 अप्रैल को कारोबार खत्म होने के समय कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर या डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में बेनिफिशियल ओनर्स के रूप में दर्ज होगा। ऐलान की तारीख से अगले 30 दिनों के अंदर शेयर होल्डर्स को अंतरिम डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस बीच थोक महंगाई 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है और लगातार 12वें महीने बनी हुई है दोहरे अंकों में। थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति मार्च में 4 महीने के उच्चतम स्तर 14.55% पर पहुंच गई। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से कच्चे तेल और जिंसों की कीमतों में आई तेजी के चलते आई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 से लेकर लगातार 12वें महीने में WPI मुद्रास्फीति 2 अंकों में बनी हुई है। इससे पहले नवंबर 2021 में WPI मुद्रास्फीति 14.87% थी। फरवरी 2022 में WPI मुद्रास्फीति 13.11% थी, जबकि मार्च 2021 में ये 7.89% थी।
इस दौरान खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 8.06% रही, जो कि फरवरी में 8.19% थी। मार्च 2022 में ऊंची मुद्रास्फीति मुख्य रूप से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, मूल धातुओं आदि की कीमतों में वृद्धि के चलते रही। रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण भी महंगाई बढ़ी है। तो इस बात का भी संकेत है कि आगे चलकर के CPI यानी खुदरा मुद्रास्फीति दर है वो भी बढ़ सकती है, जो कि सीधे आप पे असर डालती है। इस बीच डॉलर के आगे रुपया कमजोर हुआ है और 76 रुपये 25 पैसे के भाव पर बंद हुआ है। विदेशों में अमेरिकी डॉलर को मिली मजबूती और कच्चे तेल के दामों में तेजी से सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे कमजोर हो गया। अब $1 के लिए आपको 76 रुपये 25 पैसे खर्च करने होंगे। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती को आंकने वाला डॉलर सूचकांक 0.20% बढ़कर 100.70% के स्तर पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.18% की गिरावट के साथ $111.50 प्रति बैरल पर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब जरा शेयर बाजार की बात कर लेते हैं और लगातार चौथे दिन शेयर बाजार लुढ़के हैं। सेंसेक्स ने आज एक बड़ा गोता लगाया है। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। ये लगातार चौथा कारोबारी सत्र है जब बाजार नीचे आया है। BSE सेंसेक्स 1172 अंक लुढ़क करके 57,166 अंक पर बंद हुआ। NSE का निफ्टी भी 302 अंकों की गिरावट के साथ 17,173 अंक पर बंद हुआ। निवेशकों की संपत्ति में करीब 3.39 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फायदे में रहने वाले सेंसेक्स के शेयरों में इन्फोसिस, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, विप्रो और TCS प्रमुख रूप से शामिल हैं। दूसरी तरफ NTPC, टाटा स्टील, मारुति, टाइटन, नेस्ले और M&M लाभ में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कंपोजिट और जापान का निकेई नुकसान में रहे। हांगकांग का हैंग सेंग अवकाश के कारण बंद था। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करते हैं नोएडा के बिल्डर्स की, जो कि अब मनमानी नहीं कर पाएंगे और घर खरीदारों को इसका फायदा मिलेगा। नोएडा में अब बिल्डर्स की मनमानी नहीं चलेगी। किसी प्रोजेक्ट में बिल्डर अतिरिक्त निर्माण के लिए फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR खरीदना चाहता है तो इसके लिए उसे खरीदारों से भी सहमति लेनी होगी। ऐसा तब जरूरी होगा जबकि वो प्रोजेक्ट के लिए कुछ यूनिट बेच चुका है। नोएडा प्राधिकरण ने इस व्यवस्था में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है और इसमें कुछ यूनिट बेच भी चुका है और अब वो अपने प्रोजेक्ट में बदलाव करके अतिरिक्त FAR लेना चाहता है। ऐसे में बिल्डर को 2/3 से अधिक खरीदारों से सहमति लेना जरूरी होगा। यदि प्रोजेक्ट में एक भी यूनिट की बिक्री नहीं हुई है तब सहमति लेने की जरूरत नहीं होगी। अब प्रोजेक्ट के लेआउट में भी बदलाव के लिए बिल्डर को 2/3 खरीदारों से सहमति लेनी होगी। मारुति की कार खरीदना पड़ेगा महंगा, क्योंकि कंपनी ने एक बार फिर से बढ़ा दी हैं कारों की कीमतें। जी हां, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने तत्काल प्रभाव से अपने सभी मॉडलों की कीमतों में 0.9% से 1.9% तक की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने कहा कि उसने लागत में बढ़ोतरी के चलते ये फैसला किया है। कंपनी ने बताया कि उसके मॉडल की एक्स शोरूम कीमत में 10,000 रुपये से लेकर 63,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। मारुति ने जनवरी 2021 से मार्च 2022 तक अपने वाहनों की कीमतों में लगभग 8.8% की बढ़ोतरी की है। स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम और कीमती धातुओं सहित विभिन्न जरूरी जिंसों की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते कंपनी को कीमतों को बढ़ाना पड़ा है। पिछले हफ्ते महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वाहनों की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी की थी। अब जरा बात कर लेते हैं IPO अपडेट की। जी हाँ, IPO लाने की तैयारी में जुटी है गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड का कहना है कि वो सही समय आने पर शेयर बाजार में अपने सफर की शुरुआत करेगी। एथेनॉल समेत ऑर्गेनिक रसायनों की निर्माता गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड को IPO के लिए सेबी से अंतिम मंजूरी भी मिल चुकी है। IPO का आकार 700 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। इन सबके बीच स्पोर्ट्स फुटवियर बनाने वाली कंपनी कैंपस एक्टिववियर अगले महीने शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की योजना बना रही है। कंपनी IPO के तहत 5.1 करोड़ शेयरों की बिक्री की पेशकश लाएगी। मौजूदा प्रमोटर्स हरिकृष्ण अग्रवाल और निखिल अग्रवाल के अलावा TPG ग्रोथ 3, SF प्राइवेट लिमिटेड और QRG इंटरप्राइजेज जैसे निवेशक भी अपने शेयरों की बिक्री करेंगे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ने बताया कि संस्थागत निवेशकों को शेयर जारी करके कंपनी ने 865 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जमीन खरीदने और कर्ज के भुगतान के लिए किया जाएगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड 7 मार्च को अपना QIP लेकर आई थी, जो कि 12 अप्रैल को बंद हो गया था। तो फिलहाल मनी टाइम में इतना ही, लेकिन आपको बता दें चलते चलते कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी जेब से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जा रहे हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अकाउंट से जुड़ा हमारे खास इन्फोग्राफिक्स के जरिए। इसको देखिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।